नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपसे बात करूंगा वक्फ पर। अभी हाल में हमारी संसद ने वक्फ कानून 2025 पारित कर दिया है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति की ओर से उसका अनुमोदन हो चुका है और 2025 के कानून के अस्तित्व में आने से अब जो पिछला कानून था 1995 का, वो समाप्त हो चुका। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप वक्फ कानून को लेकर के थोड़ा सा हमें बताएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वक्फ के बारे में मैं आपको पूरी मालूमात, पूरी जानकारी दूं। वक्फ क्या है, किसे वक्फ कहते हैं, वक्फ का मतलब क्या होता है और मौजूदा कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं, पिछले कानून से किस तरीके से अलग है और इसको लेकर के इतना विवाद क्यों चल रहा है। तो देखिए, हर धर्म में दान का बड़ा ही महत्व और महात्म्य है, का बड़ा पुण्य है और इस्लाम धर्म में भी दान का बड़ा महत्व है। तो वक्फ का मतलब है दान, ऐसा दान जो ईश्वर या अल्लाह के नाम पर, जो कि लोगों की जरूरतमंदों की मदद करने के लिए शिक्षा, अस्पताल, कब्रिस्तान, प्याऊ या ऐसे तमाम काम जिनसे कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी सवाब, ऐसा कोई भी पुण्य जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसे वक्फ कहा जाता है। और ये वक्फ चल अचल संपत्ति दोनों का हो सकता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का हो सकता है। एंड वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार आपने वक्फ कर दिया तो वो फिर कयामत तक अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर वो संपत्ति करती है। उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, किसी तरीके का गिफ्ट, किसी को लेना देना, खरीद फरोख्त, क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। और वक्फ की परंपरा, वक्फ की रकम रवायत आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। जब से इस्लाम है तब से है। इस्लाम के तमाम उसूलों में एक उसूल है ज़कात का, जो बड़ा पुण्य वाला, बड़ा सवाब का काम बताया गया है, दान देना, और वक्फ उसमें से एक है। और वक्फ के बारे में दरअसल इस्लामिक मान्यताओं में बहुत पहले से इसका उल्लेख मिलता है। पैगंबर मोहम्मद समय के काल में ही वक्फ के बारे में उल्लेख मिलने लगता है और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो भारत में भी जब इस्लाम का आगमन हुआ तो वक्फ बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने समय समय पर किए, अपनी संपत्तियां दान में दी, वक्फ कर दी किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या निजी उद्देश्य के लिए, लेकिन जिसका मकसद है लोगों की भलाई करना, लोगों की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना, अस्पताल खोल देना, स्कूल खोल देना। और इसलिए अगर आप देखें तो अंग्रेजों ने सबसे पहले वक्फ को कानून बना करके ब्रिटिश काल में एक रेगुलेशन करने का प्रयास किया, एक विनियमित करने का प्रयास किया और 1913 का कानून लाया गया। उसके बाद आजादी के बाद 1954 में, 1954, फिर 1995, फिर 2013 और फिर अब 2025। ये एक टाइमलाइन है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो वक्फ क्या है? वक्फ रेफर्स टू द परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो चल अचल संपत्ति है उसे हम जब किसी धार्मिक या पुण्य के काम के लिए, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए दान में कर देते हैं तो उसे वक्फ कहते हैं। और उस व्यक्ति को जो दान करता है वो वाकिफ कहलाता है। और इस तरीके से सेक्शन 3 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 ये कहता है कि वक्फ किस तरीके से दिया जा सकता है। अब ओनरशिप ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, is symbolically vested in God, यानी कि जो वक्फ की संपत्ति है वो ईश्वर में निहित हो जाती है, खुदा में चली जाती है। एंड इट इज inalienable, meaning it cannot be sold, gifted or inherited once designated.
एक बार ये वक्फ कर दी गई, दान में दे दी गई, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर हो गई, फिर उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वो स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, उसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता, उसमें किसी तरीके का गिफ्ट या किसी और के नाम पर उसको नहीं दिया जा सकता। और इस तरह से अगर हम भारत में वक्फ कानून की बात करें तो हम देखेंगे कि भारत में जो आजादी के पहले से ही वक्फ कानून बनाए गए थे, उन सबको मिलाकर के 1954 में एक नया कानून बना। लेकिन जो सबसे बड़ा कानून जिससे मौजूदा दौर में अभी तक वक्फ की संपत्तियां चली आ रही थी, संचालित हो रही थी और रेगुलेशन हो रहा था, मैनेजमेंट हो रहा था, वो था वक्फ एक्ट 1995, वक्फ का कानून 1995, which governs the administration of properties dedicated for religious और charitable causes under Islamic jurisprudence, और जो कि इस्लामिक कानून के अनुसार इन वक्फ संपत्तियों का शासन प्रशासन, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, इससे संबंधित कानून था। These properties dedicated in the name of Allah, including mosque, madrasa, graveyards and other assets, aimed at public welfare, reflecting the donors' enduring charitable intent। और इस तरीके से ये अल्लाह के नाम पर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए इन संपत्तियों को दान में दे दिया जाता था। इस तरीके से एक बात यह भी कही गई, नॉन मुस्लिम्स कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश वक्फ प्रोवाइडेड दे अडॉप्ट इस्लाम एंड अलाइन द पर्पस विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। यानी जो पहले मुसलमान नहीं थे लेकिन अब बाद में चल करके मुसलमान हो गए, वो भी वक्फ कर सकते हैं। एक बड़ा मौजूदा कानून में बदलाव यही किया गया है कि ऐसे लोग जो 2025 का कानून कहता है, जिन्होंने इस्लाम कबूला है, इस्लाम के अनुसार अब अपना वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कम से कम 5 साल, उसमें एक शर्त है कि कम से कम 5 साल से वो इस्लामिक मजहब के तौर तरीकों को अपना रहे हैं। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वक्फ का कानून ये कहता है कि वक्फ कई तरीके से बनाई जा सकती है। ड्यूरिंग लाइफ टाइम, एक्ट इंटर विवोस, बाय विल, यानी कि अपने जीवन में किसी के द्वारा अगर कोई संपत्ति दान में कर दी जाए या वसीयत में लिख दी जाए, और एक व्यक्ति जो अब इस तरीके से बीमार है जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, टर्मिनली इल पेशेंट, जिसको मर्जुल मौत कहते हैं, यानी कि अब जिसका लगभग मर जाना लाजमी हो चुका है, वो अब मृत्यु के करीब है, वो भी वक्फ कर सके हैं। एंड बाय ए मेमोरियल यूजर, यानी कि अगर लंबे समय तक किसी प्रॉपर्टी का जन कल्याण में, मदरसे में, मस्जिद के रूप में या किसी भी तरीके से एक चैरिटेबल पर्पस का यूज किया जा रहा है, एक लंबे समय से पहले उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके कोई कागजात नहीं है, उसके कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो उसे भी माना जाएगा कि ये वक्फ की संपत्ति है। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो वक्फ कई तरीके का हो सकता है। पब्लिक वक्फ यानी कि सार्वजनिक तौर पर जिसको वक्फ किया गया हो, प्राइवेट वक्फ जिसे वक्फुल औलाद भी कहते हैं, वक्फुल औलाद, और निजी वक्फ। अब ये वक्फ का जो कानून बना, उसके पीछे मंशा क्या थी कि लाखों करोड़ों एकड़ की संपत्ति वक्फ के नाम पर है। यानी कि अगर आप देखें तो भारत में सबसे ज्यादा जमीनें रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बाद भारत में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। और इस तरह से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज है, और भारत के कुल वक्फ प्रॉपर्टी का 27% अकेले उत्तर प्रदेश में है। अगर आप इस तरीके से देखें तो आज पूरे भारत में लगभग 9 लाख एकड़ की जमीन वक्फ के पास है, और जिसकी बाजारी कीमत, मालियत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में जो वक्फ के नाम पर जमीनें हैं, जो उनकी बाजार की कीमत है, जो उसका उद्देश्य है, जो पर्पस था वक्फ का, क्या वो पूरा हो रहा है? वक्फ की जमीनों का, वक्फ का मैनेजमेंट करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसका इस्तेमाल कैसे हो, उसका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए, उसका बेजा इस्तेमाल ना हो, भारत में
एक संगठन, एक संस्था बनाएगा जिसको वक्फ बोर्ड कहा गया। वक्फ बोर्ड का काम होगा कि वो वक्फ की जमीनों का, वक्फ की प्रॉपर्टीज का, जो एसेट्स हैं, मूवेबल इमूवेबल चल अचल संपत्तियां हैं, उनका प्रबंधन करे, उनका मैनेजमेंट करे। और वो व्यक्ति जो कि वक्फ के ओर से ये मैनेजमेंट का, ये प्रबंधन का काम करेगा, उसका नाम था मुतवल्ली, उसको कहा गया। तो अब वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली ये वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार बनाए गए। लेकिन हमारे देश में वक्फ की संपत्तियों का भारी दुरुपयोग हुआ है। आप देखेंगे कि वक्फ की संपत्तियों को, प्रॉपर्टीज को किस तरीके से औने पौने दामों पर बेचा गया, बाजार से कम कीमत पर इनको ठेकेदारों, बिल्डरों को दिया गया, या फिर वक्फ की प्रॉपर्टी का जो पर्पस था वही चेंज कर दिया गया, या फिर बहुत कम दाम में किसी प्राइवेट बिल्डर को जमीनें दे करके वहां पर शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, या फिर बड़े बड़े राजनीतिक दल के रसूखदार लोगों ने, जो कि अपने आप को एक वर्ग का मसीहा बताते हैं, उन लोगों ने इन वक्फ की प्रॉपर्टीज का मिसयूज किया। और इसलिए आप देख सकते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरे देश की सामाजिक आर्थिक दशा में बदलाव लाया जा सकता है। जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं, खासतौर से जो हमारे पसमानदा मुस्लिम हैं, जो गरीब मुस्लिम समाज के हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो नौजवान हैं, युवतियां हैं, उनके लिए बहुत सारा काम किया जा सकता है। उनके लिए रोजी रोटी, रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं। उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए तालीम के इदारे खोले जा सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की जा सकती है। और जो पर्पस था वक्फ का, सही मायनों में कि लोगों का भला हो, कल्याण हो, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए वक्फ की प्रॉपर्टीज का यूज हो, अगर सही तरीके से उसका मैनेजमेंट और सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरे देश के लिए, न सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए ये एक सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने का बड़ा भारी काम कर सकता है। और इसलिए हर राज्य में स्टेट वक्फ बोर्ड बनाए गए और फिर पूरे देश में एक वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड बनाया गया। तो इस तरीके से आप देखें कि द वक्फ बोर्ड एस्टेब्लिश्ड अंडर द 1995 एक्ट ओवरसीज स्टेट लेवल वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एज अ लीगल एंटिटी केपेबल ऑफ लीगल एक्शन। तो जो ये वक्फ बोर्ड है, ये 95 के एक्ट में राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड बनाए गए। इट प्रोटेक्ट्स and recovers encroached properties, authorizes property transfers with a 2/3 majority, maintains property records, supervises mutawallis, managers, and collaborates with the Central Waqf Council for uniform governance. तो ये जो वक्फ बोर्ड है, ये राज्य स्तर पर वक्फ की सारी संपत्तियों का संरक्षण करना, उनको अतिक्रमण से बचाना, उनकी सुरक्षा करना, और जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसके साथ मिल करके पूरे देश के वक्फ के लिए एक समान कानून, एक समान व्यवस्था, एक समान नियमावली बनाना। और इस तरह से वक्फ का जो है कानून बना और वक्फ बोर्ड बने, वक्फ काउंसिल बनी, जो कि आज तक चलते चले आ रहे हैं। अब ये जो मुतवल्ली हैं, मुतवल्ली जो कि मैनेजर हैं वक्फ की प्रॉपर्टी के, वो मुतवल्ली इज अपॉइंटेड by the वक्फ और वाकिफ और वक्फ बोर्ड, मैनेजेस वक्फ प्रॉपर्टी एज अ ट्रस्टी adhering to the वक्फ डीड। तो जो वक्फ करने वाला व्यक्ति है, जिसे हम वाकिफ कहते हैं, उसके द्वारा या वक्फ बोर्ड के द्वारा इन प्रॉपर्टीज की देखभाल करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए जो व्यक्ति तैनात किया जाता है, उसको मुतवल्ली कहते हैं। और इस तरीके से मुतवल्ली को वक्फ बोर्ड तैनात कर सकता है, या जिसने वक्फ किया है संपत्ति, वाकिफ, वो अपॉइंट कर सकता है। और इनका पूरा काम वक्फ के संपत्ति का प्रशासन करना, उसका लेखा, उसका रिकॉर्ड रखना, उसका संरक्षण करना, उसके लिए कानूनी कार्रवाई, सारी चीजें करना, ये इनका काम है। अब जो नया कानून बना, उसमें क्या बदलाव किए इस कानून में, जैसे कि द वक्फ अमेंडमेंट बिल रीनेम द उम्मीद बिल, उम्मीद बिल कहा गया। यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, उम्मीद, बड़ा खूबसूरत नाम दिया इस कानून का।
यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद। और इसमें वक्फ के लिए कहा गया कि इंक्लूड्स नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वक्फ बोर्ड फॉर इंक्लूसिविटी, इसमें जो गैर मुसलमान हैं वो भी वक्फ बोर्ड में शामिल किए जा सके। एलिमिनेट्स वक्फ बाय यूजर फॉर न्यू प्रॉपर्टीज बट प्रिजर्व्स प्री एग्जिस्टिंग वंस अनलेस डिस्प्यूटेड, कि जो पहले से ही वक्फ के रूप में प्रॉपर्टीज चली आ रही हैं, जिनको वक्फ बाय यूजर कहते थे, उस क्लॉज को हटा दिया गया कि अब ऐसा नहीं होगा, जो पहले से चली आ रही हैं वो चलती चली आएंगी, लेकिन नए इस तरीके के वक्फ बाय यूजर्स का अब नया प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। Abolishes सेक्शन 40 रिड्यूसिंग वक्फ बोर्ड्स यूनिलैटरल प्रॉपर्टी डेजिग्नेशन पावर, जो कि पुराना कानून था 95 का, उसमें सेक्शन 40 में था कि अगर कोई संपत्ति पर विवाद हो जाता है कि ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं है, तो उसमें वक्फ बोर्ड का जो फैसला था वही फैसला अंतिम और मान्य होता था। इसको भी खत्म कर दिया गया और इस तरीके से एक पाबंदी लगाई गई कि जो कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही वक्फ कर पाएंगे, और इसमें ट्रस्ट को वक्फ से अलग कर दिया गया। इसमें प्रोटेक्ट्स इनहेरिटेंस राइट्स प्रायोरिटाइजिंग विमेन एंड ऑर्फन्स, कि अगर कोई पुरुष व्यक्ति अपने किसी संपत्ति का वक्फ कर देता है तो फिर उसको ये देखना पड़ेगा कि उसके परिवार में जो महिला और अन्य बच्चे हैं उनके जो संपत्ति से जुड़े अधिकार हैं वो तो खत्म नहीं हो रहे, वो तो प्रभावित नहीं हो रहे। सेफगार्ड्स ट्राइबल लैंड्स अंडर शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनके संविधान के अनुसूची 5 और 6 में जो प्रावधान किए गए हैं उनकी जमीनों का वक्फ नहीं किया जा सकता। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, रिटेन्स अ 3 मेंबर वक्फ ट्राइब्यूनल, एक 3 सदस्यीय वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया गया, लेकिन वक्फ ट्राइब्यूनल में अब वक्फ ट्राइब्यूनल का जो अध्यक्ष होगा वो एक जिला न्यायाधीश अधिकारी होगा, जिला न्यायाधीश होगा, और राज्य सरकार का एक संयुक्त सचिव इसमें सदस्य होगा। इस तरीके से जो वक्फ के स्टेट बोर्ड होंगे उसमें 11 मेंबर होंगे और 7 कैन बी नॉन मुस्लिम, 7 जो है गैर मुसलमान हो। वक्फ ट्राइब्यूनल जो वक्फ की संपत्तियों से जुड़े विवादों का सुनवाई करेगा, उसमें अब एक डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश रैंक के अधिकारी होंगे और एक राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी। वक्फ का जो कमिश्नर होगा वो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो कि सर्वेयर की जगह लेगा, और अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा कि किसी वक्फ की प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके पास है, क्या ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब ये सर्वेयर या कमिश्नर की जगह पर ये काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। और इसीलिए जो वक्फ एक्ट है 2025 का, उसकी बड़ी आलोचना की जा रही है। आलोचना का जो पहला कारण है वो ये है कि साहब इट इज अ थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम, कि जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार हमें दिया गया है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, अनुच्छेद 25 से 28 में, ये उसका उल्लंघन है। इसके अलावा आर्टिकल 14 में जो हमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, समानता का मौलिक अधिकार, ये उसका उल्लंघन है। और आर्टिकल 29 में जहां पर माइनॉरिटीज की बात की गई है, ये उसका उल्लंघन है। इसलिए आर्टिकल 14, 25, 26 और 29, अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आलोचना का दूसरा मुख्य बिंदु है एक्सेसिव गवर्नमेंट ओवरसाइट, यानी कि हम इस मौजूदा कानून में ये देखते हैं कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने पास सारी शक्तियां, सारे अधिकार रख रही है, और इस तरीके से सरकार और नौकरशाही को वक्फ से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने का, दखलंदाजी करने का मौका ज्यादा मिलेगा। इनसफिशिएंट कंसल्टेशन, यानी कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपर्याप्त हैं, वो इस
वक्फ से प्रबंध से जुड़े मामलों में शामिल नहीं किए गए, उसमें नॉन मुस्लिम्स को शामिल कर लिया गया है। और इस तरीके से जो मुस्लिम धर्म और समाज को, मुस्लिम कानून को जानने वाले लोग हैं, मुस्लिम शरिया को जानने वाले लोग हैं, उनकी भागीदारी इसमें पर्याप्त नहीं है। हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी रिस्क, जब आपने किसी एक ऐसी संपत्ति को जो कि वक्फ बाय यूजर थी, यानी एक लंबे समय से वक्फ के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही थी, लेकिन उसके पास अपना कोई कागज, एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है साबित करने के लिए कि वो लीगल रूप से वक्फ किया जा चुका है, लेकिन एक लंबे समय से इस्तेमाल में थी, इसलिए उसको वक्फ मान लिया जाता था। और अब ये प्रावधान ही हटा दिया गया वक्फ बाय यूजर का। तो अब ऐसा करने से जो ऐतिहासिक समय से, लंबे समय से, प्राचीन समय से, बहुत बड़े पुराने समय से वक्फ के रूप में संपत्तियां चली आ रही थी, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। डिस्प्यूट एस्केलेशन, चूंकि इसमें ज्यादातर निर्णय लेने के अधिकार शासन, प्रशासन, सरकार और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को दे दिए गए, कमिश्नर के राइट्स, सर्वेयर के राइट्स, और जो संपत्तियों के वक्फ के दावे को लेकर अगर कोई वाद विवाद होता है तो उस पर ओनरशिप किसका होगा, गवर्नमेंट लैंड पर किसका होगा, या उसको वक्फ की प्रॉपर्टी मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये कलेक्टर तय करेगा। और इस वजह से ये ज्यादा वाद विवाद पैदा होंगे, ज्यादा मुकदमेबाजी होगी और ज्यादा इसको लेकर के लोग कोर्ट कचहरी अदालतों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो जाए। नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसका बड़ा विरोध हो रहा है। साहब, इसमें गैर मुसलमानों को शामिल क्यों किया गया है नए कानून? और इतना ही नहीं, जो अगर आप दोनों कानूनों के बीच का अंतर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 95 का एक्ट है और 2025 का जो कानून है उसमें क्या अंतर है। तो उसमें अगर हम अंतर की बात करेंगे तो आप देखें कि नेम ऑफ द एक्ट नोन एज द वक्फ एक्ट 1995, उसे वक्फ का कानून 1995 में कहते हैं, लेकिन ये कहलाता है उम्मीद, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, उम्मीद एक्ट। ऑब्जेक्टिव, govern the creation, management and protection of वक्फ properties with autonomy for वक्फ boards। इसमें वक्फ बोर्ड को अधिक स्वायत्तता थी और ज्यादा अधिकार दिए गए थे, जिसका उद्देश्य था कि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करना। जबकि इसका ऑब्जेक्टिव है एम्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन वक्फ मैनेजमेंट व्हाइल एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लाइक विमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। इसका उद्देश्य कहीं ज्यादा व्यापक है, ज्यादा बड़ा है। नए कानून में कहा गया है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज में कैसे अधिक से अधिक पारदर्शिता आए, जवाबदेही सुनिश्चित हो और उसके काम में कार्यकुशलता हो, वक्फ का बेहतर प्रबंधन हो, ताकि जो महिलाएं और गैर मुस्लिम के साथ साथ जो गरीब मुस्लिम हैं उनका सशक्तिकरण और उनका कल्याण हो। कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड्स, इट वाज कंप्राइज्ड मेनली ऑफ मुस्लिम मेंबर्स विद नो मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। पिछले कानून में 1995 के कानून में कोई भी गैर मुस्लिम शामिल नहीं था, सारे सदस्य मुस्लिम होते थे और उसमें नॉन मुस्लिम्स या महिलाओं की कोई भागीदारी होने का प्रोविजन नहीं था। लेकिन इट मैंडेट्स इंक्लूजन ऑफ विमेन एंड अलाउज अप टू 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स आउट ऑफ 11 बोर्ड मेंबर्स। सेंट्रल वक्फ काउंसिल टू हैव अप टू 4 नॉन मुस्लिम्स आउट ऑफ 22 मेंबर्स। यानी कि इसमें जो महिलाएं हैं उनको भी शामिल किया गया और 3 गैर मुसलमान, जो 11 सदस्य कुल होंगे उसमें से 3 गैर मुस्लिम और महिलाएं भी होंगी। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जिसमें 22 मेंबर होते हैं उसमें 4 सदस्य गैर मुस्लिम हैं। प्रॉपर्टी डेडिकेशन, अलाउड वक्फ बाय यूजर फॉर प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक क्लॉज था उसमें वक्फ बाय यूजर का कि अगर लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर इस्तेमाल होती चली आ रही है तो उसे वक्फ मान लिया जाएगा। लेकिन नए कानून में रिमूव्स वक्फ बाय यूजर फॉर न्यू प्रॉपर्टीज। नई प्रॉपर्टी, पुरानी जो चली आ रही थी वो एज इट इज चलती चली आएगी, लेकिन अब नई कोई प्रॉपर्टी वक्फ के रूप में केवल इस आधार पर दर्ज नहीं हो सकती
कि ये लंबे समय से इसका इस्तेमाल वक्फ के उद्देश्य से किया जा रहा है। अब इसी तरह से अगर आप आगे देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो डिसेंट्रलाइज्ड विद वेरिंग स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन एंड नो सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। वक्फी संपत्तियों का पंजीकरण, रख रखाव, डेटाबेस, रिकॉर्ड का कोई सिस्टम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन नए कानून में अब इट इंट्रोड्यूसेस अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर स्ट्रीमलाइंड एंड ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। अब हर एक वक्फ की प्रॉपर्टी का पूरा डेटाबेस तैयार होगा, उसका पोर्टल तैयार होगा, उसका रिकॉर्ड होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। भारत में कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी कहां कहां पर है, कितनी है, उनका क्या यूज हो रहा है, उनका क्या स्टेटस है, उनका और क्या बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के ऑडिट नहीं होता था, जो फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी, जो उसके दुरुपयोग के मामले आते थे, वो खत्म होंगे, कम। अपील का मैकेनिज्म पुराने वक्फ के कानून में 1995 में लिमिटेड अपील ऑप्शंस ऑफन लीडिंग टू डिस्प्यूट्स विद नो हायर अथॉरिटी रिव्यू। अपील के अवसर बहुत सीमित थे और वक्फ का ही फैसला अंतिम होता था। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल ने जो कह दिया उसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे संवैधानिक अदालतें हैं, उनको भी परीक्षण का अधिकार, अपील की सुनवाई का अधिकार। लेकिन नए कानून में इट इंट्रोड्यूसेस अपील्स टू हाई कोर्ट्स फॉर डिस्प्यूट्स प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्गर लीगल ओवरसाइट मैकेनिज्म। अब जो वक्फ ट्राइब्यूनल है, वक्फ बोर्ड है, तो उसके फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पिछले कानून में इट फोकस सोनली ऑन मुस्लिम कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही भागीदारी दी गई थी। लेकिन मौजूदा नए कानून में इट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट्स एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, विमेन, पसमानदा मुस्लिम्स फॉर इंक्लूसिविटी के जो मुस्लिम समाज हैं उनके साथ साथ गैर मुसलमानों और साथ ही मुस्लिम समाज के महिलाओं और मुस्लिम समाज के पसमानदा पिछड़े कौम के लोगों को भी शामिल किया गया है, जिसमें आगा खानी, बोहरा और अन्य मुस्लिम वर्ग के पिछड़े समाज के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसे ज्यादा ब्रॉड बेस्ड, ज्यादा व्यापक, ज्यादा उदार बनाया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, पिछले कानून में वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां थी और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लेकिन नए कानून में जो गवर्नेंस है, मैनेजमेंट है, उसको लेकर के ज्यादा बेहतर कानून और ज्यादा बेहतर व्यवस्था बनाई गई है और वक्फ की अधिकारिता को, वक्फ के शक्तिशाली अस्तित्व को थोड़ा शिथिल किया गया है, कम किया गया है, सो एज टू कर्ब मिसयूज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ताकि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग ना हो सके। इनहेरिटेंस राइट्स, पुराने 1995 के वक्फ एक्ट में उत्तराधिकार और वसीयत से जुड़े मामलों का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन अब मौजूदा नए कानून में जो वक्फ की संपत्तियों से जुड़ा हुआ उत्तराधिकार है, खासतौर से जो महिलाएं और अनाथ बच्चे हैं, उनके जुड़े हुए उत्तराधिकार को भी शामिल कर लिया गया है। सोशल वेलफेयर फोकस, पिछले 1995 के कानून में समाज कल्याण पर, जन कल्याण पर, मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए उपाय करने पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। लेकिन मौजूदा 2025 के कानून में इट एम्फसाइजेस इंप्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ मुस्लिम विमेन, विडोज, डाइवोर्स विमेन एंड पुअर मुस्लिम्स। इसमें जो हमारे गरीब मुसलमान हैं, उनके साथ साथ जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा हैं, जो विधवा हैं, उन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है। और इस तरह से आप एक एक करके अगर देखें तो इसमें हेरिटेज प्रोटेक्शन, यानी कि जो मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज के हमारी धरोहर या विरासत के रूप में मानी जाती हैं, उनके भी संरक्षण का प्रावधान किया। अब रही बात कि क्या वक्फ का कानून बदलने के लिए सरकार ने जो फैसला किया वो सही था? क्या ऐसे कानून की जरूरत थी?
तो निश्चित तौर पर वक्फ का जो पूरे देश में मौजूदा हाल था, उसमें वक्फ की संपत्तियों का भारी दुरुपयोग हो रहा था। भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले थे। औने पौने दामों पर बिल्डर और ठेकेदारों को वक्फ की संपत्तियां बहुत कौड़ियों के भाव बेच दी, उनका दुरुपयोग किया गया। ऐसे कोई उदाहरण या ऐसी कोई सूची या ऐसा कोई एग्जाम्पल वक्फ बोर्ड की ओर से, वक्फ काउंसिल की ओर से नहीं दिया गया कि हर साल दर साल, हर महीना, हर हफ्ता और इतने पिछले सालों में कितने मुसलमानों का भला वक्फ की संपत्तियों से हुआ, कितने गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई, कितने मुसलमान बच्चों के लिए स्कूल खोले गए, कितने मुसलमान लोगों के लिए अस्पताल बनाए गए, कहां कहां कब्रिस्तान को बेहतर किया गया, क्या क्या सुविधाएं मुस्लिम समाज के लोगों को दी गई, मुस्लिम समाज के लोगों का वक्फ की संपत्तियों से क्या कल्याण हुआ, उनकी क्या मदद हुई, उनका क्या इमदाद किया गया, किस तरीके से ज़कात और बेहतरी और चैरिटेबल कार्यों में इसका इस्तेमाल किया गया। राजनेताओं और वक्फ से जुड़े जो प्रबंधन के लोग थे, उन्होंने, या मुस्लिम समाज के जो बड़े शक्तिशाली प्रभुत्व के वर्ग के लोग थे, उन्होंने वक्फ की संपत्तियों का निश्चित तौर पर बेजा इस्तेमाल। तो ऐसे कानून की तो जरूरत थी और इसलिए सरकार मौजूदा कानून लेकर के आई है। लेकिन इस कानून को मौजूदा स्वरूप में लेकर के जो वाद विवाद हो रहे हैं, उसके भी बारे में मैंने आपको बताया। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाओं का दाखिल हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला जब भी देगा, ये तय है कि इस देश में अगर वक्फ की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल किया जाए तो ये न सिर्फ मुस्लिम समाज का बल्कि हमारे पूरे देश का सामाजिक आर्थिक दशा दिशा को बदलने का काम करेगा। अगर हम वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल करने में कामयाब हुए तो हमारे देश में एक नई सामाजिक आर्थिक चेतना और क्रांति, हमारे देश में एक बहुत बड़ी ऐसी संपत्ति, ऐसे माध्यम का उदय होगा, सृजन होगा, जो देश के समाज और जन कल्याण के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके। तो एक कदम इस उम्मीद के साथ हमें आगे उठाना चाहिए कि हम वक्फ की प्रॉपर्टीज का नेशनल इंटरेस्ट में, सोशल वेलफेयर में बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। आप अपनी राय से हमें जरूर वाकिफ कराइएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। आप जो भी चाहें अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं या फिर दिए गए फोन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वक्फ से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी दूसरे शक शुबहे सवाल हैं तो आप इन फोन नंबर्स पर या कमेंट बॉक्स से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवालों का जवाब दूं। लेकिन एक बात याद रखिए कि वक्फ के कानून को लेकर के हमारे आपके बीच या देश में राजनीतिक सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग इस देश के जिम्मेदार शहरी हैं और हम सब लोग मिल करके हिंदुस्तान को आगे ले जाएं। हमारी ये कोशिश, हमारी ये सोच होगी। देखते रहिए पैदाइश लखनऊ का YouTube चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद, शुक्रिया।